फिर डिस्पेरोनिया एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, पेन ड्यूरिंग intercourse is dyspareunia and infertility is the associated thing. Then pelvic findings of nodules in the pouch of Douglas, nodular field of uterosacral ligament, fixed retroverted or unilateral or bilateral adnexal mass. Physical examination has poor sensitivity and specificity. See here, physical examination has poor sensitivity and specificity. तो कौन सा है मेन? एक तो यूएसजी करेंगे और फिर लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। सीरम मार्कर करना है। सीरम मार्कर CA 125 is always a good way to know whether there is any growth of the tissue in any other place। अगर ऐसा कुछ डाउट आया, हाँ, then we have to always go where there is what to say hypoechoic lesions जब मिलते हैं in and around the uterus which are usually we doubt it may be cancerous। तो ऐसे कंडीशंस में हमको क्या करना है? पहले सीरम मार्कर CA 125 करके देखना है कि वेदर इट इज ग्रोइंग इन साइज और वेदर इट इज जस्ट सिंपल सिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल एक पैरा ओवेरियन सिस्ट है, यूट्रस के बाजू में एक सिंपल पैरा ओवेरियन सिस्ट है, तो वो तो कुछ करेगा नहीं। या फिर सिंपल फंक्शनल सिस्ट है तो वो भी कुछ नहीं करेगा। अगर हेमोरेजिक सिस्ट है या फिर ये चॉकलेट सिस्ट है या फिर डर्मोइड सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट यानी क्या रहता है? सब कचरा भर गया है, बाल एंड ऑल, वो तो वो कंपलसरी निकालने का है। ऑपरेट करने के लिए बोलना है पेशेंट को, वेट नहीं करना है कि अभी देखेंगे, हमारा बस्ती लो, हमारा ट्रीटमेंट लो, कम होगा, नहीं होगा। वो नहीं होता है। वो सिम्टम भी कम नहीं होगा, डर्माइड तो होगा ही नहीं। पेशेंट का पैसा वेस्ट नहीं करना है, हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो वो उनको कहना है कि जाना है। अगर CA 125 बढ़ गया है तो भी रिस्क नहीं लेना है। CA 125 बढ़ गया है तो इमीडिएटली MRI या फिर CT कराना है। और उसमें कुछ भी चेंजेस दिखाई दिया तो बेटर सेंड टू हायर सेंटर्स, टर्शरी सेंटर को भेजना है। फिर वो अ, देखेंगे कि अगर इट इज हैविंग एनी एटिपिकल सेल्स, देन तो क्या करेंगे? वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो इमीडिएटली रिसेक्ट करेंगे या फिर ओपन करेंगे, बायोप्सी लेंगे। कुछ बराबर नहीं लगा है वहां का वहां ही रिसेक्ट कर देते हैं। और HP का रिपोर्ट देखकर फर्दर ट्रीटमेंट विल बी प्लान। सो एटलीस्ट बेसिक हम लोगों को हेल्प करना है पेशेंट को। कि ऐसा कुछ सिम्टम आया या फिर हाइपोइक लीजन दिखाई दिया तो पहले क्या करना है? सीरम मार्कर कराना है। फिर अगर वो ज्यादा आया थोड़ा सा तो भी आपको इमीडिएटली क्या करना है? MRI या फिर CT जो पेशेंट का बजट है देख के कराना है। और अनइवन रहा या फिर इट इज अपियरिंग टू बी मैलिग्नेंट, इमीडिएटली टर्शरी सेंटर को रेफर करना है। ठीक है? एनी डाउट्स विद दैट? आई होप इट इज नॉट। Then, monocyte chemotactic protein level is increased in the peritoneal fluid of the woman with endometriosis। क्या करेंगे हम? peritoneal fluid को aspire करेंगे and we will send it for test। ठीक है? फिर इमेजिंग में USG करेंगे बट इट इज नॉट दैट मच हेल्पफुल। TVS कैन डिटेक्ट ओनली ओवर इन endometriomas। ठीक है? देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग would be a better one। CT is better compared to USG in diagnosis। MRI is useful for deep infiltrating endometriosis। तो इसका मतलब क्या है कि MRI हमको वो कितना अंदर गया है, हाउ मच ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हैज बीन टेकन प्लेस, वी कैन इजिली मेक आउट। या फिर वो सिस्ट रहा या फिर इट इज मैलिग्नेंट, देन दैट ऑल्सो कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। लैप्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लैप्रोस्कोपी यूजुअली इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी जब हम टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को इमीडिएटली मिलता है रिपोर्ट्स। और वो लीजन दिखता है, कैसे दिखता है? पाउडर बर्न्स की तरह दिखता है। ओके, देन कमिंग टू other benefits of double puncture laparoscopy by laparotomy।
इसमें क्या करते हैं, डबल पंक्चर लैप्रोस्कोपी इज लाइक दो तरफ से ये करेंगे, या फिर लैप्रोटोमी तो बेस्ट है। लैप्रोटोमी में हम लोगों को क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन ऑफ द लीजन एट द साइट पता चल जाता है, और हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी भी लेकर स्टेजिंग करके इमीडिएटली एडेशंस रहा तो वहां पे हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, बर्न कर देंगे। एडेशंस रहा ओपन करके वहां पे कॉटराइज कर देते हैं, और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में ही करे तो भी चलेगा, या फिर लैप्रोटोमी में किया तो और भी बेस्ट है, कॉटरी कर देने का। अग्निकर्म ही श्रेष्ठम, तो वो लीजन को वहां पे बर्न करने का। देन ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस नीड्स टू बी ट्रीटेड एज इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। ठीक है, 30 to 60% वो प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, दो ट्रीटमेंट है, एक प्रिवेंटिव है और एक क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव में टू प्रिवेंट और मिनिमाइज एंडोमेट्रियोसिस, ट्रीटमेंट का क्या है एम्स, फर्स्ट है प्रिवेंट और मिनिमाइज, एटलीस्ट मिनिमाइज करने का जो चांसेस टू स्प्रेड है, वी हैव टू मिनिमाइज इट। टू अवॉइड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्यूरेटेज और अराउंड द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या याद में रखना है, व्हाट वी हैव टू टेक केयर, वी शुड अवॉइड HSG immediately after curettage or around the time of menstruation. We should not post it. And then second thing is, forcible pelvic examination should not be done during or shortly after menstruation. Remember, एक तो कॉमनली ड्यूरिंग मेंसेस नहीं करते हैं, अगर करना ही है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ब्लीडिंग है, असृक दर का पेशेंट है, और हम डीएनसी के लिए करते हैं ना, डायग्नोस्टिक डीएनसी वी डू, है कि नहीं। तो वो डायग्नोस्टिक डीएनसी करते टाइम पहले हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो उस टाइम फोर्सेबल नहीं, बहुत जेंटल करना है, यूजुअली पीवी तो जेंटल करना ही है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तब तो थोड़ा बहुत ही ध्यान से करना है। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, इवन अगर मैलिग्नेंसी भी रहेगा और ब्लीडिंग हो रहा है, तब तो चांस इज लाइक वी हैव टू लिटरली बी वेरी केयरफुल। एंड व्हाट विल हैपन, यू नो, पेशेंट बल्की यूट्रस और उसका क्या क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस जो रहेगा, इट विल बी समटाइम्स 11 mm, समटाइम्स 14 mm। हाँ, कभी कभी तो 18 mm भी आए हैं पेशेंट्स, कॉमन है कुछ ये नहीं है। फिर तब हम जब ही डीएनसी करने का पोस्ट करते हैं, तब वी हैव टू बी फर्स्ट, तो पहले से क्लियर ये सभी इन्वेस्टिगेशंस कर लेने का है। यूएसजी करना है, CA-125 करना है, BTCT करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका क्या है देखना है, फिर बाद में प्लेटलेट्स कितने हैं, CBC करना है, और यस सर करना है, ये सभी प्रायरली बिफोर यू पोस्ट टू द पेशेंट फॉर एनी डायग्नोस्टिक डीएनसी, तो ये सब हम टेस्ट करके रखना है। उसके बाद में हम डीएनसी करेंगे, और वो भी बहुत फोर्सफुल नहीं करना है, नॉर्मल क्यूरेट करना है, एज देखना है पेशेंट का, बाकी कहीं पे कोई एंडोमेट्रियोटिक लीजन या फिर कोई सिस्ट नहीं है ना, ये पहले कंफर्म करना है ठीक से, और उसके बाद करना है। मेनी थिंग्स आर देयर वी शुड कीप इन टू अवर थॉट प्रोसेस वेन एवर वी आर गोइंग टू डू एनीथिंग इनसाइड द बॉडी। सो लाइटली नहीं ले सकते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रोसिस वुमन आर एंकरेज नॉट टू डिले द फर्स्ट कंसेप्शन। अगर उसके घर में लाइक फर्स्ट रिलेटिव, इफ समवन इज हैविंग एंडोमेट्रोसिस, द वन हु इज गेटिंग मैरिड शुड बी encouraged that she should not delay, शादी होते ही better to get conceived. Then curative objectives क्या है, to abolish or minimize the symptoms, pelvic pain and dyspareunia, to improve the fertility and to prevent recurrence। ठीक है, एक तो क्लियर कर देना है, लीजन को क्लियर करना है और सिम्टम्स को कम करना है। फर्टिलिटी, यूजुअली इनफर्टिलिटी में डायग्नोस किया होता है, तो वी वांट टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी, वी हैव टू सी, वी हैव टू सेफगार्ड द ओवरीज, वी हैव टू सी द ट्यूब्स, ट्यूब्स में ज्यादातर नहीं होता है, तो ओवरीज को बचाना है हम लोगों को। और ट्रीटमेंट देते टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लिगामेंट्स ऑल्सो, ओके, सो एज टू प्रिवेंट अ प्रॉपर व्हाट इज सपोर्ट टू द ऑर्गन्स एंड प्रिवेंट रिकरेंस। रिकरेंस का तो कुछ कह नहीं सकते,
कभी कभी छोटा सा एक थोड़ा सा भी रह गया तो देर आर चांसेस इट में रिकर. So prerequisites prior to the therapy are accurate diagnosis through laparoscopy along with staging and pictorial documentation is very important. Um, if you feel that the patient is having endometriosis या फिर जब हमको एमआरआई में पता चल गया कि एंडोमेट्रियोटिक लीजन है या फिर एंडोमेट्रियोमा है, तो हम वो पेशेंट को लैप्रोस्कोपी पोस्ट करते हैं. तो तब उनको एक्यूरेटली उसको कितना है, व्हाट इज द साइज, हाउ मेनी लीजन्स आर विजिबल, कहाँ तक स्प्रेड है, वो ठीक से स्टेजिंग और उसका एक डायग्राम बना के रखना है. रिटर्न डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, सो दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रीट द पेशेंट इवन इन फर्दर sittings, then you can understand where was the lesion. So that is very important. Then treatment options for pelvic endometriosis is like expectant management is only observed. Like अगर कुछ ज्यादा सिम्टम नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वो सिस्ट ब्लीड नहीं हो रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं या फिर लैप्रोस्कोपी में बर्न करते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं. वन इज एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जस्ट टू ऑब्जर्व. देन मेडिकल थेरेपी में आएगा हार्मोन्स एंड अदर्स. सर्जरी में कंजर्वेटिव, डेफिनेटिव, कंबाइंड में मेडिकल एंड सर्जिकल. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस में एज ऑफ द पेशेंट देखना है, वेदर शी इज इन रिप्रोडक्टिव एज और शी इज लाइक नियरिंग टू मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज में है, वो हमको देखना है. अगर वो मेनोपॉज है तो ये सिम्टम्स आएंगे ही नहीं. सो रिप्रोडक्टिव है या पेरीमेनोपॉजल में है, ये हमको देखना है. साइज एंड एक्सटेंट ऑफ द लीजन, कितने लीजन्स है, सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स कैसा है, डिस्पेरोनिया कैसा है, डिसमेनोरिया कैसा है, हाँ, इनफर्टिलिटी कितने सालों से है, दिस ऑल वी हैव टू थिंक. लोकेशन ऑफ द डिसीज, कहाँ पे लीजन है, रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस थेरेपी और फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू कीप इन टू आवर थॉट प्रोसेस. तो हार्मोन्स इसमें कौन से यूज होते हैं, ड्रग्स लाइक कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल दैट इज ओसीपी 1 to 2 टैबलेट्स फॉर 6 to 9 months, सूडो प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाएगा. उससे क्या होता है, श्रिंकिंग, मेन इंटेंशन इज टू श्रिंक द लीजन. प्रोजेस्ट्रोजेंस में मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसिटेट 10 mg थ्राइस डेली फॉर 6 to 9 months, डाइड्रोजेस्टेरॉन 10 to 20 mg डेली 6 to 9 months, और नार्जेस्टेरॉन 10 to 30 mg डेली 6 to 9 months एज अ सूडो प्रेगनेंसी. और आईएम देंगे मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन का 150 mg 3 months इंटरवल 2 बार. और लेवोनाजेस्ट्रोल का आईयूसीडी, ये जो कॉमन है डिपोवेरा जो हम देखते हैं, आईयूसीडी को इंसर्ट करके छोड़ देते हैं. दिस क्रिएट्स सूडो प्रेगनेंसी. और डानाजोल देंगे 400, एडिशन ज्यादा है और ब्लीडिंग है तो उसको डानाजोल देंगे 400 mg to 800 mg ओरली इन 4 डिवाइडेड डोसेस फॉर 6 to 9 months. इससे क्या होगा, सूडो मेनोपॉज आ जाएगा. ऑल एवरीथिंग, जीएनआरएस भी वो नहीं काम करेगा और ओवेरियन स्टेरोडोजेनेसिस भी वो सप्रेस करेगा. जेस्टेरोन क्या करेगा, 1.25 और 2.5 mg ट्वाइस अ वीक फॉर 6 to 9 months, सूडो मेनोपॉज. दिस वन डानाजोल एंड जेस्टेरोन वर्क ऑलमोस्ट सिमिलरली. जीएनआरएच एनालॉग्स देंगे तो मेडिकल ओवेरेक्टोमी होगा, दैट इज स्टेरोडोजेनेसिस नहीं होगा. तो वो जीएनआरएच सीधा ऊपर से ही उसको स्टॉप करेगा, तो वो एफएसएचएलएच भी नहीं आएगा और स्टेरोडोजेनेसिस होगा ही नहीं. देन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस में आता है इंडिकेशंस. उसमें पहले है आता है कि दो है, वन इज कंजर्वेटिव एंड डेफिनेटिव. तो इंडिकेशंस कहाँ पे है, एंडोमेट्रोसिस विद सीवियर सिम्टम्स अनरेस्पॉन्सिव टू हार्मोन थेरेपी. अभी पहले पेशेंट आएगा, एंडोमेट्रोसिस डायग्नोस किया है, लीजन हम देख रहे हैं और उसको फर्टिलिटी चाहिए क्या नहीं, उसके हिसाब से पहले उनको क्या बोलेंगे हम कि फर्स्ट वी विल गिव यू द ट्रीटमेंट इन रिलेटेड टू हार्मोन, और we can just see if there are too much of additions. See, sometimes what will happen, there are also conditions like we will post the patient to lapro. Okay, then we will open. हम जब lapro करते हैं बहुत additions है तो we will close it, we will not touch, we will not disturb. ऐसे बहुत से बार होता है. अगर बहुत एडिशंस है तो वी शुड नॉट लिटरली हाँ ये कट करेंगे वहां जाएंगे, नो डोंट, बिकॉज वी डोंट नो इन एडिशंस हाउ मेनी नर्व्स, हाउ मेनी वेन्स, आर्टरीज सब पास हो रहे हैं, नहीं दिखेगा एडिशंस में. तो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू रिड्यूस द एडिशंस. डानाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. तो क्या करेंगे,
हम डेनाजोल देंगे एंड फिर 4 महीने 6 महीने के बाद फिर वी विल पोस्ट एंड देन वी विल सी whether the additions have little shrunk and then we try to invade and see for the lesions. ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा हार्मोन थेरेपी। अगर देने के बाद वो थोड़ा सा एडिशंस थोड़ा कम होने के बाद पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ है इनफर्टिलिटी जैसे पेशेंट्स में, तो हमको वो रीओपन करके वी हैव टू ट्राई टू चेक फॉर द लीजन्स एंड ट्राई टू ablate it or what is it called rid. Severe and deeply infiltrating endometriosis to correct the distortion of pelvic anatomy. हाँ, अगर बहुत ही deep है and severely है, deep है is main important because penetration causes the more symptoms of endometriotic lesion. Endometriomas of more than 1 centimeter रहा तो भी it is always advisable to go for a surgical intervention. It may be conservative or definitive. Conservative surgery is planned to destroy the endometriotic lesion in an attempt to improve the symptoms like pain, subfertility, and at the same time to preserve the reproductive function. है ना? कंजर्वेटिव में जहां जहां वो लीजन है वहां पे उतना ही इलेक्ट्रोडायथेरेपी और बाय लेजर वेपराइजेशन से क्या करेंगे, लीजन को एब्लेट करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सीजन करेंगे। तो उससे क्या है, मेन अगर इनफर्टिलिटी है पेशेंट या फिर सब फर्टिलिटी का कंडीशन है एंड वी वांट टू रिस्टोर द रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग, देन क्या करेंगे, सिर्फ वो उतना ही लीजन को निकाल देंगे। कंजर्वेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट इन मिनिमल टू माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, एब्लेशन प्लस एडिसियोलाइसिस improves the fertility outcome, है ना। एब्लेशन इज टू बर्न दैट लीजन और एडिसियोलाइसिस इज लाइक एडिशन जो है वहां का एडिशन को ओपन करने का। अभी एग्जाम्पल वुड बी लाइक हम ये क्या है, धागा, थ्रेड बॉल, कभी कभी सब मिक्स हो जाता है ना, तो व्हाट वी डू, स्लोली एक एक धागा रिलीज करते हैं ना, वैसे ही पेशेंस के साथ गड़बड़ी नहीं करने का, पेशेंस के साथ वो एडिशंस को निकालने का। ठीक है, दैट इज हाउ द कंजर्वेटिव सर्जरी हैपेंस। laparoscopic uterosacral nerve ablation is done when pain is very severe. अगर बहुत दर्द है तो यूट्रोसैक्रल नर्व का एब्लेट कर देने का। फिर डेफिनेटिव सर्जरी में क्या है, रिमूव एवरीथिंग। इट इज इंडिकेटेड इन द वुमन विथ एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस वेयर देयर इज नो प्रोस्पेक्ट फॉर फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट हैव फाइल्ड। वुमन विथ कंप्लीटेड फैमिली, बेसिकली पेरिमेनोपॉजल एज में आते हैं पेशेंट्स, तब क्या करना है, सब निकाल देने का है। ऑल द होल हिस्टेक्टोमी विथ रेडिकल, टोटल सब निकालने का है, ओवरी निकालने का है, ट्यूब्स निकालने का है, फिर यूट्रस सर्विक्स सब निकाल देना है। तो दैट इज इन कंडीशंस व्हेन देयर इज कंप्लीटेड फैमिली और शी इज इन पेरिमेनोपॉजल एज एंड बहुत एडिशंस है एंड देयर इज नो स्कोप फॉर फर्टिलिटी, वी हैव टू जस्ट रिमूव इट ऑफ। फिर डेफिनेटिव सर्जरी मींस hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy. That is basically both the tubes are removed and ovaries are removed along with the resection of endometrial tissues as complete as possible. अगर ब्रॉड लिगामेंट में या फिर राउंड लिगामेंट में के डीप में कहाँ पर भी लीजन्स रहेगा तो वी हैव टू रिसेक्ट इट, वी हैव टू डू द रिमूविंग ऑफ, रिसेक्शन, एब्लेशन सभी कुछ करने का है। फिर आयुर्वेदा में एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे समझेंगे? The disease has to be analyzed according to the Nidana Panchaka theory of Ayurveda is based on the concept of dosha, dusha, srota, samprapti and its punishment. Okay, these are the Nidana Panchakas. तो निदान वातज प्रकृति, women consuming वातकरा आहार विहार is more prone to have this disease. Commonly कहाँ पे देखेगा? वातज प्रकृति वाले स्त्रियों में। The nidana has to be classified as ahara, vihara and manasika. तो आहारज निदान में हम देखेंगे कि कट्टु लघु आहार लाइक ड्राई लीफी वेजिटेबल्स, तिक्त रूक्ष आहार, देन कषाय प्रधान द्रव्यस, पल्सेस लाइक उद्दालक एंड मुद्गा, ओवर ईटिंग एंड इरेगुलर ईटिंग, फास्टिंग में भी द आहारज निदानस। विहारज में अति व्यवाय, दैट इज एक्सेस क्वाइटस, अति वान, दैट इज लाइक carrying heavy load, then yana, divasapna, vegadharana and other causes which directly produce dhatu kshaya. Okay,
Apart from this, mithya achara, pradushta arthava, bija dosha and daiva are the contributory factors for nidana. All yoni vyapat nidana are there. Then samprapti, when a vata prakriti woman indulges in vatakar ahara vihara, it results in the aggravation of vata. It in turn vitiates the arthava, and the arthava srotas, which is situated in the garbhashaya by pratiloma gati to the site causing sites other than garbhashaya. This is vitiated vata by आशय अपकर्ष. गर्भाशय एक आशय है, वहां से दूसरे आशय में जाएगा, तो दैट इज आशय अपकर्ष. Vitiated vata causes visation of rakta mamsa meda dhatu and implants the endometrial tissue into them. ठीक है, स्व आशय को छोड़कर बाहर जाकर वहां पे रक्त मांस मेद दुष्टि कर कर वहां पे इम्प्लांट होना इस एंडोमेट्रियोसिस. तो संप्राप्ति घटक में दोष वात वृद्धि पित्तशम कफ क्षय दूष्य रसरक्त स्रोतस आर्तव स्रोतस स्रोतो दृष्टि होगा विमार्ग गमन. तो इसका संप्राप्ति कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? वात जब डोमिनेंट रहेगा तो इम्प्लांटेशन और सिस्ट होगा. अगर वात कफ डोमिनेंट होगा तो सिस्टिक एंड एडेसिव फॉर्मेशन है. कफ डोमिनेंट रहेगा तो एक्सटेंसिव एडेशन रहेगा. तो मैलिग्नेंट चेंजेस. ठीक है, the involvement the explanation of the extent of the spread. हाँ mic on, please. चालाक है, बोल रहा आर्टिफिशियल. प्रियंका बचा दिया, आई मना किए. माइक ऑफ. चॉकलेट. देन रूपा में आएगा symptoms like pricking pain in the yoni, stiffness, sensation of the creeping of ants. This is basically the vata jo yoni व्यापक पेन रहने की वजह से. वातलाहार चेष्टाया वातलाय समीरण विवृद्धो योनिम आश्रित्य योनिस्तोदम सवेदनम स्तम्भं पिपीलिका सुप्तिमेव कर्कशतां तथा करोति सुप्तिम आयासम वातजाश्च अपरान गदान स स्यात् स शब्द रुक्फेन तनुरुक्ष आर्तव अनिलर. सो पिपीलिका सुप्ति यहाँ पे कैसे all लक्षणास ऑफ वात आर मेन predominant and we can correlate the same symptoms in the patient. उसको ऐसे प्रिकिंग पेन रहता है, जब पीरियड्स नजदीक आएगा तो बहुत पेन होगा. ठीक है, और चक्रपाणी जी बोलते हैं अर्थवपि एवं भूतार्थव भवति तेन वातिका प्रदरम रूपे योनि व्यापत योनि व्यापत, जहाँ पे वो कहते हैं कि वातज प्रदर लक्षण दिखाई देंगे. वातज योनि व्यापत में आचार्य सुश्रुत सूचबिर इव व्यदनम pricking pain as like the needle is being pricked and karkashata stabda shula nistoda pidita. So there is stabdata because of the adhesions being there, and karkashata is like feeling of dryness in the canal, and shula nistoda pidita, there is pain as if pricking. Then Vagbhata tells मृषम वंशना पार्श्वार्धो व्यथाम गुल्मम क्रमेण च. गुल्म का लक्षण फॉर्म होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आचार्य वाग्भट ने सिमिलैरिटी बताया है. जो एंडोमेट्रियोमा का होगा वो लक्षण इसमें बताया है. जो गुल्म का क्रमेण वो फॉर्म होता है. टू एक्सप्लेन डिस्पेरोनिया, अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे एंडोमेट्रियोसिस में डिस्पेरोनिया भी है, तो one has to consider paripluta yoni vyapat along with vatala yoni vyapat. According to the classics, paripluta is the condition where yoni gets swollen with pain, tenderness associated with bluish or yellowish menstrual discharge, severe pain during coitus. If menorrhagia is present, the symptom considered as vataja pradara. तो परिप्लुत योनि व्यापत और वातला योनि व्यापत जो है उसके सिम्टम्स अगर हम दोनों कंसिडर करते हैं तो वी कैन ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इनटू वन कंडीशन वेयर डिस्पेरोनिया इज एसोसिएटेड इन डिस्मेनोरिया इन पेशेंट्स विथ एंडोमेट्रियोसिस. तो वहां पे परिप्लुता या ग्राम धर्मेण रुजोवृषम इज टोल्ड. सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ परिप्लुत योनि व्यापत हियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पित्तलाया नुसंवंश क्षवत उद्गार धारणात्, अगर वो क्षवत और उद्गार वेग धारण कर रही है तो पित्त संवर्चित वायु, पित्त और वायु दोनों योनि दूष्य करते हैं. हाँ, योनि का दूषण करके वहां पे शून स्पर्श अक्षमा स अर्थी नील पीत अश्रुक स्रवे. ठीक है, तो वो वहां पे शून दैट इज स्वेलिंग आएगा और स्पर्श अक्षमा वहां पे टेंडरनेस रहेगा बहुत. एंड टेंडरनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम इन एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है,
फिर क्षोणी वंशना पृष्ठार्थी ज्वरार्ताय परिप्लुता। इन्फेक्शन हो गया, अगर वहां पे कंटिन्यूअसली वहां पे कंजेशन होकर इन्फेक्शन हो गया तो ज्वर आएगा, और इन्फ्लेमेशन रहेगा, इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम देयर, तो वहां पे ज्वर आएगा। सो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड हियर। फिर बस्ति कुक्षि गुरु अथवा अतिसार अरोचक, द लक्षणस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ basti and guda, that is rectum and bladder, is also seen. So these two can be merged. आयुर्वेदिक मैनेजमेंट जितना होगा बोलेंगे, लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है। आई शेयर द पीपीटी what is being there, so you can go through. Endometriosis cannot be correlated to any one single disease in Ayurveda. निदान पंचक, जो निदान है उसके हिसाब से वात है या कफ प्रधान है या कफ अनुबंधी है, उसके हिसाब से वात कफ हर चिकित्सा बताया है। एंड द मोडालिटीज इन्वॉल्व would be शोधन, शमन, रक्त